हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को जोरदार तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों हम पढ़ रहे हैं आज एमपी टेट और एमपी पुलिस 2025 के लिए पॉलिटी। ठीक है, तो यानी कि भारतीय संविधान के टॉप 111 क्वेश्चन दोस्तों इस क्लास में आपके लिए लेकर आया हूं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको एक बार क्लास को पूरी जरूर देखना है। पेपर से पहले साथियों आपको ये क्लास पूरी जरूर देखना है। ठीक है, क्लास पसंद आए तो साथियों लाइक कर दो, सभी दोस्तों को शेयर कर दो। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन कह रहा साथियों हमारा कि भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन दिए हैं धर्मनिरपेक्षता को, भारतीय संविधान को, जनतंत्र को या अंबेडकर की शिक्षाओं को। बताइए सर्वोच्च कानून इनमें से क्या है। साथियों सही आंसर हो जाएगा हमारा भारतीय संविधान को। भारतीय संविधान को सर्वोच्च कानून माना जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि भारत का सर्वोच्च कानून क्या है, तो भारतीय संविधान है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान पूछिए किस देश का है। ऑप्शन ये है इंग्लैंड का, फ्रांस का, भारत का या अमेरिका का। बताइए सही आंसर क्या है। साथियों अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारत का, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा था विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है, तो भारत का है। ठीक है साथियों, पूरे 111 क्वेश्चन इस क्लास में आपके लिए लेकर आया हूँ। भारतीय संविधान के काफ़ी इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है, आपको एक बार क्लास को पूरी जरूर देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। बताइए भारतीय संविधान का जनक यानी कि भारतीय संविधान के पिता कौन है। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान के जनक के रूप में साथियों अंबेडकर को जाना जाता है। भीमराव अंबेडकर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी। बताइए भारतीय संविधान की पहली बैठक कहाँ पर हुई थी। ऑप्शन ये हैं दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में या मद्रास में। तो साथियों पहली बैठक जो हुई थी वो हुई थी मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय था। एक क्या नाम था उसका, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय था। वहाँ पर पहली बैठक आयोजित की गई थी। ठीक है, तो ये कहाँ पर था, तो ये मुंबई में था। ठीक है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि पहली बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 का मुंबई आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय यानी कि संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे। बताइए जो संविधान सभा थी उसमें संवैधानिक सलाहकार कौन थे। टी कृष्णामाचारी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या BN राव। बताइए सही आंसर क्या है। सही आंसर हो जाएगा साथियों BN राव। भारतीय संविधान में संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो BN राव थे। दोस्तों इससे पहले अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, हमको बताना तारीख। बताइए पहली बैठक कब हुई थी। यहाँ पसंद ये है दिसंबर 1946 में, अगस्त 1945 में, अगस्त 1947 में या जनवरी 1950 में। तो संविधान सभा की पहली जो बैठक हुई थी साथियों वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ये आपको याद रखना है। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। और भी क्वेश्चन है इसके बारे में, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। बताइए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उस समय क्या हुआ था कि जो भी संविधान सभा के सदस्य थे उनमें सबसे बुजुर्ग थे, देखा जाए तो यहाँ पे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सबसे बुजुर्ग कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो इनको ही उस दिन अध्यक्ष बना दिया था, लेकिन ये अध्यक्ष कैसे थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। एक दिन के लिए इन्होंने अध्यक्षता की थी। फिर इनकी अध्यक्षता में संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, वो किसे चुना गया था, तो राजेंद्र प्रसाद को। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। देखिए वही क्वेश्चन आ जाए, पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। तो साथियों पहली बैठक की अध्यक्षता 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा ने पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। ये आपको याद रखना है। अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो भी सच्चिदानंद सिन्हा है, और पूछे कि पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, तो भी सच्चिदानंद सिन्हा ही हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
संविधान सभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? देखिए, सच्चिदानंद सिन्हा दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है, वो केवल एक दिन के लिए चुने गए थे, फिर स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे बताइए? तो संविधान सभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो सही आंसर हो जाता है राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद क्या थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? देखिए, पहली बैठक हुई थी कब? 9 दिसंबर को। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर को साथियों राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। फिर जवाहरलाल नेहरू ने तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, ये आपको याद रखना है। और यहीं से संविधान बनने की प्रक्रिया आगे होती है। उद्देश्य प्रस्ताव को देखा जाए तो साथियों एक तरीके से प्रस्तावना है, ठीक है, प्रस्तावना को इन्होंने इसमें रखा था। तो पूछा गया है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए, प्रारूप समिति पूछा है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन दिया है भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे भीमराव अंबेडकर, ठीक है। भीमराव अंबेडकर आपको याद रखना है। प्रारूप समिति के ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो भी भीमराव अंबेडकर ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पर जाते हैं, भारत का संविधान किस तिथि को अंगीकृत किया गया था? बताइए, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया था, ये हमसे पूछा है। 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1947 या 15 अगस्त 1950? यहाँ पर ऑप्शन एक गलती है, इसको सही कर लेते हैं। तो साथियों हमसे पूछा गया था कि भारत का संविधान किस तिथि को अंगीकृत किया गया था? अंगीकृत किया गया था साथियों 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, याद रखना है कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? तो संविधान दिवस मनाते हैं, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान लागू किया गया था। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था, ठीक है। संविधान कब अंगीकृत किया था? तो 26 नवंबर 1949 को किया था। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? बताइए, नीति निर्देशक सिद्धांत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? रूस से, आयरलैंड से, जर्मनी से या अमेरिका से? सही आंसर हो जाता साथियों आयरलैंड से, ठीक है। नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना किस देश से ली गई है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही परीक्षा में कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना किस देश से ली गई है? ऑप्शन दिए हैं ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से, कनाडा से या फ्रांस से? सही आंसर हो जाएगा साथियों फ्रांस से, ठीक है। भारतीय संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना फ्रांस से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को अपनाया गया है। बताइए, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? पूर्व सोवियत संघ से, अमेरिका से, जर्मनी से या कनाडा से? तो साथियों मौलिक कर्तव्य जो लिए गए हैं वो लिए गए हैं पूर्व सोवियत संघ से, ठीक है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? पूर्व सोवियत संघ से, यानी कि जो रूस का विघटन हुआ है उससे पहले रूस को पूर्व सोवियत संघ कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पंचवर्षीय योजनाएं, सही आंसर हो जाएगा पूर्व सोवियत संघ से। पंचवर्षीय योजनाओं का प्रावधान भी कहाँ से लिया गया है साथियों? तो ये पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? बताइए, मौलिक अधिकार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से, फ्रांस से, ब्रिटेन से, जर्मनी से? बताइए, सही आंसर हो जाता साथियों हमारा अमेरिका से, ठीक है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18, स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जब देश आज़ाद हुआ था 1947 के बाद संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, ये हमको बताना है। राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या सी राजागोपालाचारी? बताइए सही आंसर क्या है?
सही आंसर हो जाएगा साथियों राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद भी भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 19, कितने वर्षों के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे? विचार विमर्श कर लेना यहाँ पर, विमर्श। ठीक है, विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे, यानी कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था, ये हमको बताना है। तो दोस्तों भारतीय संविधान को बनाने में समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, कितने? 2 वर्ष लगे थे, 11 माह है और 18 दिन, और ये जो समय है लगभग 3 वर्ष के बराबर है। तो कितना वर्ष लगा था? 3 वर्ष इसमें लगे थे। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 संबंधित है। बताइए, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक किससे संबंधित है? भारतीय संघ से, नागरिकता से, मौलिक अधिकार से या मौलिक कर्तव्य से? तो साथियों भारतीय संघ की बात की जाए तो अनुच्छेद 1 से 4 भारतीय संघ से संबंधित है। नागरिकता की बात की जाए तो अनुच्छेद 5 से 11 तक जो भी उपबंध है वो नागरिकता से है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित है? तो नागरिकता सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? देखिए, भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र है, भाग 2 में नागरिकता है और भाग 3 पूछा है साथियों, तो भाग 3 यहाँ पर देखा जाए तो मौलिक अधिकार सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भाग 3 में क्या है? तो मौलिक अधिकार है। याद रखना, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 और 24 किससे संबंधित है? बताइए, अनुच्छेद 23 और 24 में क्या है तो ये मौलिक अधिकार, क्योंकि अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, एक मौलिक अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया है, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, हमसे पूछा है 23 और 24 में कौन सा है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार? सही आंसर हो जाएगा साथियों 23 और 24 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। समानता का अधिकार देखा जाए दोस्तों तो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है, 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है, 23-24 में क्या है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। आगे बढ़ते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है? बताइए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? ये तो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन सा है? तो अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 32 याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में किस वर्ष एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था? देखिए, मूल जो संविधान था उसमें शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं था। ठीक है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया था। हमको बताना है किस वर्ष से जोड़ा गया था। सही आंसर हो जाएगा 2002 में। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा मौलिक अधिकारों में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान को यानी कि अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा था? अनुच्छेद जो 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसमें, उसको संविधान की आत्मा कहा था, हृदय कहा था। हमको बताना है वो किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने या राजेंद्र प्रसाद ने? सही आंसर हो जाएगा साथियों भीमराव अंबेडकर ने। भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था और हृदय कहा था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो आप लाइक कर सकते हैं, सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? बताइए, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21A में, अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 74 में या अनुच्छेद 17 में? शिक्षा का अधिकार से जो संबंधित है साथियों ये है 21A। ठीक है, 21A यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? ठीक है, छुआछूत इसको बोलते हैं, छुआछूत के नाम से भी आ जाता है। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को समाप्त करता है कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 32? तो साथियों अनुच्छेद 32 तो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 19 में
स्वतंत्रताएं दी गई हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अनुच्छेद 18 में साथियों उपाधियों का अंत है। अब यहाँ पे कौन सा अनुच्छेद बचा है, तो अनुच्छेद 17। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 17 साथियों अस्पृश्यता को समाप्त करता है। आएगा ये क्वेश्चन, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितनी रिटें जारी की जाती हैं। ठीक है, देखिए मौलिक अधिकारों की रक्षा करना क्या है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का कर्तव्य है। तो वो क्या करता है, इसके अगर किसी का मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, रिटें जारी करता है। वो कितने प्रकार की रिटें जारी करता है ये हमको बताना है। सही आंसर हो जाएगा 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। किस अनुच्छेद के तहत, तो सर्वोच्च न्यायालय करता है अनुच्छेद 32 के तहत। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिटें जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, यानी कि मौलिक अधिकार कहां से कहां तक दिए गए हैं, बताइए। 12 से 27 तक, 12 से 35, 36 से 51 या 9 से 15। सही आंसर क्या है, तो भारतीय संविधान में साथियों अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक जो अनुच्छेद हैं वो मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है, बताइए। समानता का अधिकार कहां से कहां तक है, तो साथियों समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। ठीक है, 14 से 18 तक क्या हो गया, तो समानता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार है साथियों, स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22 तक। 23 से 24 तक है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं 25 से 28 तक कौन सा मौलिक अधिकार है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा साथियों भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है, बताइए। कानून के समक्ष समानता, ठीक है, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18 या अनुच्छेद 19। तो मैं आपको बता चुका हूं अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जैसे कि प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता, और साथियों यहाँ पे पूछा गया है कानून के समक्ष समानता, साथियों अनुच्छेद 14 में है। कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में है। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। उपाधियों का अंत किया गया है, किस अनुच्छेद में किया गया है, आपको बता चुका हूँ अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई है। प्रेस को जो स्वतंत्रता दी गई है वो किस अनुच्छेद में दी गई है, ये हमको बताना है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 21। सही आंसर हो जाएगा प्रेस की स्वतंत्रता साथियों अनुच्छेद 19 में है। प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार कौन न्यायालय में प्रवर्तनीय है, यानी कि किसी के इसको मतलब किसी का हनन हो रहा है इनका, तो वो न्यायालय में जा सकता है। प्रस्तावना का, मौलिक अधिकार का, मौलिक कर्तव्य का, नीति निर्देशक सिद्धांत का। तो साथियों अगर किसी के मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक सिद्धांतों का हनन हो रहा है तो वो न्यायालय में नहीं जा सकता, जबकि मौलिक अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो वो डायरेक्ट न्यायालय में जा सकता है, न्यायालय में वो प्रवर्तनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, बताइए। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। शिक्षा का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, जीवन का अधिकार या संपत्ति का अधिकार। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है साथियों, ठीक है। ये क्या है, मौलिक अधिकार नहीं है, अब ये विधिक अधिकार है, ठीक है। अब इसको अनुच्छेद 300A के तहत इसको विधिक अधिकार बना दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 300A में संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, जबकि मौलिक अधिकार नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा साथियों किस संविधान संशोधन के द्वारा, ये संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटा दिया था, बताइए। कौन से नंबर का संविधान संशोधन था, 1978 में था। उसमें क्या किया था, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया था मूल अधिकारों से, अब इसको विधिक अधिकार बना दिया है अनुच्छेद 300A में। किस वर्ष हुआ था, 1978 में हुआ था, कौन सा था ये हमको बताना है। ऑप्शन है 44वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 73वां या 74वां। तो साथियों 73वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायतों से संबंधित है, 74वां नगरीय निकाय से संबंधित है, 42वें संविधान को लघु संविधान कहते हैं,
ठीक है। और 44वें संविधान संशोधन के तहत 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे बताइए। जब संविधान बना था उस समय कितने मौलिक कर्तव्य थे? 6, 10, 11 या एक भी नहीं? क्या है? अगर आपने सुनी है ऑप्शन नंबर 11 तो आपका पूरी तरीके से गलत है। मूल संविधान में साथियों एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। ठीक है, मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। आगे इनके बारे में और जानकारी लेते हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, मतलब किससे संबंधित है, ये हमको बताना है। 11वां मौलिक कर्तव्य किससे संबंधित है? शिक्षा से, स्वास्थ्य से, पर्यावरण से या संस्कृति से? सही आंसर हो जाएगा 11वां मौलिक कर्तव्य शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों के बारे में उल्लेख किया गया है बताइए। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51A, 55A, अनुच्छेद 21A या अनुच्छेद 19D? तो मौलिक कर्तव्य के बारे में दोस्तों पूछा गया है, इनको जोड़ा गया था अनुच्छेद 51A में। ठीक है, कहाँ पे जोड़े गए हैं ये? अनुच्छेद 51A में जोड़े गए हैं। ठीक है, कहाँ पे जोड़े गए हैं? अनुच्छेद 51A में। भाग 4 काम में ये जोड़े गए हैं। भाग में पूछा जाए तो 4 काम है। ठीक है, और अनुच्छेद पूछे तो 51A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने की सिफारिश की थी? देखिए, मूल संविधान में साथियों एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। फिर एक समिति बनी, आप बताइए वो कौन सी समिति है? स्वर्ण सिंह समिति, बलवंत राय मेहता समिति, सचिन तेंदुलकर समिति या सरकारिया आयोग? बताइए कौन सी समिति थी? सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, स्वर्ण सिंह एक समिति थी, वो बनी थी, उसने साथियों उसकी सिफारिश पर फिर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, कितने इसकी सिफारिश पर कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो 10 मौलिक कर्तव्य। 11वां मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़ा गया था। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है बताइए। कल्याणकारी राज्य के बारे में पूछा गया है, किस भाग में यहाँ पे चर्चा की गई है? प्रस्तावना में, मूल अधिकार में, मौलिक कर्तव्य में या नीति निर्देशक तत्व में? सही आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व ये क्या करती हैं? कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं, तो नीति निर्देशक तत्व यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, किस अनुच्छेद में पूरे भारत में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है बताइए। समान नागरिक संहिता, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। ठीक है, तो अनुच्छेद 40 में बात की जाए तो ग्राम पंचायतों से संबंधित है। अनुच्छेद 39 विधिक अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 44 देखा जाए दोस्तों तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। याद रखना, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। गोवा में पहले से समान नागरिक संहिता थी, दूसरे नंबर का राज्य उत्तराखंड बना है जो समान नागरिक संहिता का पालन कर रहा है। इसने लागू किया समान नागरिक संहिता पूरे देश में उत्तराखंड ने। भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? देखिए दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूँ अनुच्छेद 51A में, और पहले भाग में क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र, दूसरे में क्या है? नागरिकता, तीसरे में क्या है? मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या है साथियों? तो नीति निर्देशक तत्व हैं भाग 4 में, लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है 4A में। तो 4A किससे संबंधित है? ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। 4A किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है बताइए। मुख्य चुनाव जो आयुक्त होता है, पूरे चुनावों का जो मुखिया होता है चुनाव आयोग का, उसको मुख्य चुनाव आयुक्त बोलते हैं। उसकी नियुक्ति कौन करता है ये हमको बताना है। राष्ट्रपति करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा, प्रधानमंत्री करेगा या लोकसभा अध्यक्ष करेगा? सही आंसर हो जाता है साथियों राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति करता है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है? यानी कि जो तीनों सशस्त्र बल होते हैं, वायुसेना, थल सेना और जल सेना, उनका सर्वोच्च कमांडर कौन होता है ये हमको बताना है। राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री? सही आंसर हो जाता है साथियों राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है बताइए। राष्ट्रपति की शपथ किस अनुच्छेद में है?
अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 55 या अनुच्छेद 61। तो साथियों अनुच्छेद 60, ठीक है, राष्ट्रपति की शपथ से कौन सा है, तो अनुच्छेद 60 है। और दोस्तों अनुच्छेद 61 की बात की जाए तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की अभिक्रिया दोस्तों अनुच्छेद 61 में है। ये भी आपको याद रखना है, अनुच्छेद 61 में क्या है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है। और अनुच्छेद 60 में क्या है, तो राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, देखते हैं क्या कह रहा है। भारतीय गणराज्य में वित्तीय आपात की स्थिति किसके द्वारा घोषित की जाती है। देखिए 3 प्रकार के आपातकाल का उपबंध है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में साथियों क्या है, तो वित्तीय आपात है। और तीनों ही आपातों की घोषणा कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। एक एक क्वेश्चन आपको पढ़ाता तो काफ़ी क्वेश्चन बन जाते, ठीक है। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन लाया हूँ और मैं आपको समझा देता हूँ कि तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि वित्तीय आपात है, या तो वित्तीय आपात भी कौन घोषित करेगा, जैसे वित्त मंत्री है, प्रधानमंत्री, रिजर्व बैंक का गवर्नर या फिर राष्ट्रपति। तो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। चाहे वित्तीय आपात हो, चाहे राष्ट्रपति शासन लगाना हो तो भी राष्ट्रपति लगाता है, ठीक है। और राष्ट्रीय आपात लगाना हो तो भी राष्ट्रपति ही लगाता है। तीनों प्रकार के आपात जो है वो उनकी घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में होने वाले विवाद का अंतिम फैसला कौन करता है, ठीक है, यानी कि उसका फैसला लेने का अधिकार किसको है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो गया तो उसको अंतिम फैसला लेगा वो कौन लेगा, लोकसभा लेगी, प्रधानमंत्री लेगा, चुनाव आयोग लेगा या सुप्रीम कोर्ट लेगा। सही आंसर हो जाएगा साथियों सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। कौन लेता है अंतिम फैसला, सुप्रीम कोर्ट लेता है, सर्वोच्च न्यायालय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, भारत में निम्नलिखित में से किस अधिकारी का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है, ठीक है, बताइए। ये एक प्रणाली है अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय प्रणाली इसको बोलते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय प्रणाली होती है जिसके आधार पर चुनाव होता है। तो बताइए ऐसे कौन सा अधिकारी है यहाँ पर जिसके इसका चुनाव इस पद्धति के आधार पर होता है, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति। तो दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष को तो साथियों लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो ही चुनते हैं। राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनमें से बहुमत, लोकसभा के बहुमत का नेता प्रधानमंत्री कहलाता है, ठीक है। जिसका बहुमत होगा उसका जो नेता होगा वो प्रधानमंत्री बनता है। क्वेश्चन नंबर 50, भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। संवैधानिक प्रमुख, कार्यकारी प्रमुख और संवैधानिक प्रमुख, 2 प्रमुख पूछता है। तो साथ ही संवैधानिक प्रमुख पूछे तो आपको राष्ट्रपति लगाना है, ठीक है। संवैधानिक प्रमुख पूछे तो राष्ट्रपति लगाना है। कार्यकारी प्रमुख पूछे यानी कि कार्य कौन करता है पूरे देश के, ठीक है, मेन मुखिया कार्य करने का कौन है, तो प्रधानमंत्री। और संविधान की जो संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, मतलब इसको साइन करने पड़ते हैं तब कोई चीज़ संविधान बनती है, कानून बनती है, ठीक है। तो वो कौन होता है, तो वो राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। संवैधानिक प्रमुख कौन, राष्ट्रपति। कार्यकारी प्रमुख कौन, प्रधानमंत्री। दोनों याद रखना है आपको। तो साथियों अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक कर दो, सभी दोस्तों को शेयर भी आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोई व्यक्ति को राष्ट्रपति बनना है तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 60 वर्ष। बताइए राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए। सही आंसर हो जाता है साथियों यहाँ पर 35 वर्ष, ठीक है। राष्ट्रपति किसी को बनना है तो उसकी आयु, न्यूनतम आयु 35 वर्ष तो कम से कम होनी चाहिए। लेकिन कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता। कम से कम उसको 50 व्यक्तियों द्वारा, जो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनमें से 50 व्यक्तियों का समर्थन चाहिए, तब वो क्या कर सकता है, उसमें फॉर्म भर सकता है। 50 सांसदों का, ठीक है, इस प्रकार से आप समझते हैं। 50 सांसद उसको समर्थन करेंगे तब वो राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। बताइए भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे। साथियों अगर देखा जाए, देखो जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ठीक है। जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। प्रथम राष्ट्रपति की बात की जाए तो वो राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। अबुल कलाम आज़ाद, अब्दुल कलाम, ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद नहीं है, यहाँ पे APJ अब्दुल कलाम है। तो अब्दुल कलाम को दोस्तों मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
और नीलम संजीव रेड्डी दोस्तों भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे, इनके विरोध में कोई खड़ा ही नहीं हुआ था। ठीक है, तो नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं और सबसे युवा राष्ट्रपति भी हैं। तो नीलम संजीव रेड्डी आपको याद रखना है। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? ठीक है, इन्होंने मिसाइलें बनाई हैं। ठीक है, जैसे पृथ्वी, अग्नि जो मिसाइलें हैं वो इन्होंने बनाई हैं, वो कौन है? तो साथियों सही आंसर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम। इनको क्या मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 54, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? देखिए, प्रथम राष्ट्रपति की बात की जाए तो राजेंद्र प्रसाद थे। प्रथम महिला कौन है? तो साथियों ऑप्शन दिए हैं द्रौपदी मुर्मू, प्रतिभा पाटिल, सुमित्रा महाजन या सुचेता कृपलानी। तो देखिए दोस्तों, प्रथम जो राष्ट्रपति थी वो तो थी प्रतिभा पाटिल। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। वर्तमान में कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, ये प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। इतना रखना कि भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति पूछे तो द्रौपदी मुर्मू हैं। सुमित्रा महाजन कौन थी साथियों? तो ये लोकसभा अध्यक्ष थी। ठीक है, और सुचिता कृपलानी कौन है? तो ये प्रथम मुख्यमंत्री थी। इतना आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? देखिए, राष्ट्रपति बन गया, अब राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं साथियों सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, याद रखना, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो वो राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, राष्ट्रपति किसको दिलाएगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसको दिलाएगा? तो राष्ट्रपति को। इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति है। ठीक है, राष्ट्रपति भी नहीं है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है किसी कारणवश, तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? दो बार ऐसी स्थिति बन चुकी है। ठीक है, भारत में तो जब राष्ट्रपति भी नहीं थे और उपराष्ट्रपति भी नहीं थे, तो उस समय अब कार्यभार राष्ट्रपति का कौन संभालेगा, ये हमको बताना है। कैबिनेट सचिव, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? सही आंसर हो जाता साथियों सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 57, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाना है और स्थगित करना है, इसका अधिकार किसको है? ठीक है, लोकसभा को और राज्यसभा को बुलाना है और स्थगित करना है, इसका अधिकार किसको है? गृह मंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को? सही आंसर हो जाता है राष्ट्रपति को। प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? बताइए, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति? सही आंसर हो जाता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 59, अक्टूबर 2025 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? ठीक है, अब एक ही बात की जा रही है, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो दोस्तों जगदीप धनखड़ थे, जगदीप धनखड़ ने दे दिया है इस्तीफा। उनकी जगह अभी जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो हैं CP राधाकृष्णन। ठीक है, CP राधाकृष्णन वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। भारत में दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है? सबसे बड़ा संवैधानिक पद होता है राष्ट्रपति का। दूसरा पूछा है तो दूसरा संवैधानिक पद होता है साथियों उपराष्ट्रपति का। ठीक है, उपराष्ट्रपति यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है? देखिए, भारतीय संसद के 3 हिस्सा होते हैं। ठीक है, 3 भागों से ये मिलकर बनी होती है। हमको बताना है इनमें से कौन भारतीय संसद में शामिल नहीं है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति या विधान परिषद? तो साथियों सही आंसर तो हो जाएगा विधान परिषद। विधान परिषद संसद का हिस्सा नहीं है। संसद किस किस से मिलकर बनी है होती है? तो लोकसभा से मिलकर बनी होती है, राज्यसभा से मिलकर बनी होती है और राष्ट्रपति। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर के बनी होती है भारतीय संसद। इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 62, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल होता है? बताइए, संसद के 2 सत्र चल रहे हैं
उनके बीच में अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? 1 वर्ष, 8 माह, 6 माह या 3 माह है? तो दोस्तों संसद के 2 सत्रों के बीच में अधिकतम 6 माह का अंतराल हो सकता है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। अभी भारत में 3 सत्र लगते हैं, ठीक है, संसद के, तो 4 माह से ज़्यादा का गैप लगभग नहीं होता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? बताइए। 2 सदन हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। भारतीय संसद में 2 सदन हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। उच्च सदन कौन सा है? एक उच्च सदन होता है, एक निम्न सदन होता है। ठीक है, तो उच्च सदन होता है साथियों राज्यसभा। निम्न सदन कौन सा होता है? तो लोकसभा। लोकसभा को भंग कर सकता है, ठीक है, राष्ट्रपति चाहे तो लोकसभा को भंग कर सकता है, लेकिन राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। ये स्थायी सदन है। अस्थायी सदन पूछे तो लोकसभा अस्थायी होता है, निम्न सदन होता है, राज्यसभा उच्च सदन होता है और स्थायी सदन होता है। ठीक है, राज्यसभा स्थायी सदन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पूछे राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये भारत के प्रथम राज्यसभा के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 65, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? बताइए, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? 230, 250, 545, 550। तो दोस्तों 230 देखा जाए तो ये मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें हैं। 250 राज्यसभा में सदस्य होते हैं। ठीक है, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो 200 सदस्य होते हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 66, राज्यसभा का क्वोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? देखिए, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, किसी भी सदन का क्वोरम पूरा करने के लिए 1/10 सदस्यों की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी कि 10वां भाग। ठीक है, तो राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? तो 250 हैं, और 250 का 10वां भाग कितना हो जाएगा? यानी कि हो जाएंगे 25। तो राज्यसभा का क्वोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? 25 सदस्यों की आवश्यकता होती है। यानी कि राज्यसभा की कार्यवाही चलाना है तो 250 में से 25 सदस्य उपस्थित होंगे तो कार्यवाही चलने लगेगी। अगर 25 से कम हुए तो कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। ठीक है, इतनी गणपूर्ति हमको चाहिए। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा साथियों, भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर, राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी, भीमराव अंबेडकर। पहले स्पीकर यानी कि पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। ये काफ़ी इंपोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। भारतीय संसद के पहले स्पीकर जीवी मावलंकर थे। क्वेश्चन नंबर 68, किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय कौन लेता है? वित्त मंत्री, वित्त सचिव, लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति? पहली बात तो धन विधेयक साथियों केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इतना भी आपको याद रखना है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में पारित किया जाता है, राज्यसभा में ये प्रस्तुत नहीं किया जाता। ठीक है, माफ करना, यहाँ पर प्रस्तुत की बात की जा रही है, राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता, केवल विधानसभा में, लोकसभा में ये प्रस्तुत किया जाता है। और कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसको जो निर्णय करता है वो करता है साथियों लोकसभा अध्यक्ष। कोई भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेता है। भारत के वित्त मंत्री केंद्रीय बजट को किस सदन में प्रस्तुत करते हैं? ठीक है, वही क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट है, बजट को कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में या विधान परिषद में? तो साहब मैं आपको बता चुका हूँ, बजट को केवल कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है? केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, और ये फिर भेजा जाता है राज्यसभा में। राज्यसभा में 14 दिनों का उनके पास समय रहता है, 14 दिनों में इनको ये पास करना पड़ता है, नहीं तो अपने आप पास माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? बताइए, लोकसभा में कितने सदस्य चुन के जाते हैं? 543, 525, 552 या इनमें से कोई नहीं? तो देखा जाए साथियों, लोकसभा में सभी सदस्यों की संख्या 552 होती है। ठीक है, लेकिन निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं? तो 543 हैं। अभी वर्तमान में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? 543 है। पहले क्या करता था राष्ट्रपति, इनमें 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को भी चुनता था, लेकिन अभी 104वां संविधान संशोधन हुआ है, उसके तहत लोकसभा और राज्यसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को दोस्तों यहाँ से अब चुनने का जो कार्य प्रणाली है वो बंद कर दी गई है। ठीक है, अब उनका इसमें प्रतिनिधित्व नहीं बचा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? बताइए, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। सुमित्रा महाजन, मीरा कुमार, ओम बिरला या वीरेंद्र खटीक? सही आंसर हो जाता साथियों ओम बिरला। ठीक है, ये वर्तमान में
लोकसभा अध्यक्ष हैं? ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे चुना गया था? ठीक है, बताइए प्रथम महिला स्पीकर कौन बनी है? हेमा मालिनी, सुषमा स्वराज, स्मृति ईरानी या मीरा कुमार? सही आंसर हो जाएगा साथियों मीरा कुमार। ये भारत की पहली महिला स्पीकर थी। ठीक है, भारत की प्रथम महिला स्पीकर यानी कि प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार थी। क्वेश्चन नंबर 73 73, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु चाहिए? बताइए, लोकसभा का सदस्य बनना है तो कितनी उम्र होना चाहिए? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 60 वर्ष या 25 वर्ष? याद रखना, लोकसभा का सदस्य और विधानसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की उम्र चाहिए। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के लिए माफ करना, लोकसभा और विधानसभा के लिए 25 वर्ष चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष चाहिए और राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। भारत के किस प्रधानमंत्री ने लाल किले पर सर्वाधिक बार झंडा फहराया है? ठीक है, बताइए, लाल किले पर सर्वाधिक बार झंडा किसने फहराया है? नरेंद्र मोदी, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी या मनमोहन सिंह? तो दोस्तों लाल किले पर झंडा फहराया जाता है 15 अगस्त को। ठीक है, और 15 अगस्त को सबसे ज़्यादा बार झंडा किसने फहराया है? तो साथियों सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने 16 बार क्या किया है? तो लाल किले पर झंडा फहराया है इन्होंने 16 बार। ठीक है, और नरेंद्र मोदी लगभग दूसरे नंबर पे हैं। ठीक है, इनका जब कार्यकाल पूरा हो जाएगा, तीसरा कार्यकाल इनका पूरा हो जाएगा तो ये 15 बार फहरा पाएंगे। ठीक है, कितनी बार फहरा पाएंगे? 15 बार। फिर इनको एक बार और बनना पड़ेगा, तब उसमें से 2 बार ये झंडा फहरा लेंगे अगर, तब ये जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे। अगर 3 ही बार ये प्रधानमंत्री रहते हैं तो ये 15 बार फहरा पाएंगे, जबकि जवाहरलाल नेहरू 16 बार हैं, तो उनका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? देखो, संवैधानिक प्रमुख मैंने बताया था, संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो राष्ट्रपति। यहाँ पे पूछा गया है कार्यकारी प्रमुख, मैंने तुमको बता दिया था कार्यकारी प्रमुख साथियों प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, और संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो वो राष्ट्रपति होता है। कार्य कौन करता है? प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 76 यहाँ पे पूछ रहा है हमको, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? बताइए, राज्यपाल की नियुक्ति से। ऑप्शन ये है अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81 या अनुच्छेद 155। तो साथियों देखिए, अनुच्छेद 79 में तो संसद है, अनुच्छेद 79 में क्या है? संसद। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा है और अनुच्छेद 81 में लोकसभा है। यहाँ पे पूछी गई है राज्यपाल के बारे में, तो अनुच्छेद 155 सही आंसर हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है, अनुच्छेद 79 में संसद है, 80 में क्या है? राज्यसभा और 81 में लोकसभा है। क्वेश्चन नंबर साथियों देखिए, क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो आप क्लास को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए कितनी आयु चाहिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए और राज्यपाल बनने के लिए समान उम्र चाहिए और वो है 35 वर्ष। ठीक है, राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए समान उम्र चाहिए, वो कितनी है? 35 वर्ष है। आगे, राज्य के गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, राज्य का जो गवर्नर होता है यानी कि राज्यपाल जो होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा, प्रधानमंत्री करेगा या मुख्यमंत्री करेगा? तो साथियों इसकी गवर्नर की जो नियुक्ति है वो करता है राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति अपने विचार विमर्श से नहीं करता, एक प्रधानमंत्री की सलाह अनुसार करता है। इतना सोच लेना, नियुक्ति का कार्य किसका है? तो राष्ट्रपति का है, लेकिन राष्ट्रपति से कहता कौन है कि इसको गवर्नर बना दो? तो वो कहते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, तब राष्ट्रपति इनको नियुक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, भारत में किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बताइए, पहली महिला मुख्यमंत्री पूछा गया है कहीं पे भी पूरे भारत में, वो कौन बनी थी? विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर, सुचेता कृपलानी या सरोजनी नायडू? तो साथियों राजकुमारी अमृता कौर प्रथम भारतीय का जो मंत्रिमंडल था, ठीक है, उसमें ये स्वास्थ्य मंत्री थी। ठीक है, सरोजनी नायडू कौन थी? तो भारत की प्रथम भारतीय महिला ये क्या थी? कांग्रेस की अध्यक्ष थी। और सुचेता कृपलानी की अगर बात की जाए तो ये भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, सबसे पहले ये मुख्यमंत्री बनी थी पूरे भारत में और ये बनी थी उत्तर प्रदेश की। क्वेश्चन नंबर 80 साथियों, भारत में किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? बताइए, किसी को मुख्यमंत्री बनना है तो उसके लिए न्यूनतम उम्र क्या है? तो मुख्यमंत्री बनने के लिए उसको विधानसभा का सदस्य बनना पड़ेगा, विधानसभा या विधान परिषद का। अगर वो विधान परिषद से मुख्यमंत्री बनेगा
तो उसको 30 वर्ष उम्र चाहिए, क्योंकि विधान परिषद के लिए और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष उम्र चाहिए। अगर वो विधानसभा से सदस्य बन रहा है, यानी कि मुख्यमंत्री बन रहा है विधानसभा से, तो उसको 25 वर्ष की उम्र चाहिए साथियों। कितनी चाहिए? 25 वर्ष की, क्योंकि विधानसभा का सदस्य होगा तभी तो वो मुख्यमंत्री बनेगा। और यहाँ पे पूछा है न्यूनतम उम्र, तो 25 वर्ष सही है। ठीक है, 25 वर्ष सही है। न्यूनतम पूछा ना, 30 वर्ष तो जाना हो जाएगी। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष उम्र चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष चाहिए। ठीक है, 21 वर्ष की, जो किसी को सरपंची का चुनाव लड़ना है उसके लिए 21 वर्ष चाहिए। राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए साथियों 35 वर्ष की आवश्यकता होती है, जबकि वोट डालने के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है। इनमें से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? बताइए, भारत में इनमें से दिया है कौन कौन से प्रदेश हैं, मतलब केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? दादर नगर हवेली, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़ या दिल्ली? तो साथियों यहाँ पे तो ऑप्शन के हिसाब से दिल्ली सही आंसर हो जाएगा। अगर देखा जाए तो भारत में दिल्ली में, पुदुचेरी में और जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं? एक तो हो गया दिल्ली, एक पांडिचेरी और एक है साथियों जम्मू कश्मीर। इनमें क्या है? विधानसभाएं, और तीनों ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्वेश्चन नंबर 82, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ठीक है, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सही आंसर हो जाएगा साथियों, यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा फातिमा बीबी। ये उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी, प्रथम महिला न्यायाधीश। अभी तक सर्वोच्च न्यायालय में कोई भी महिला न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। ठीक है, भारत में अभी तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त उम्र क्या है? मतलब जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसके न्यायाधीश कितनी वर्ष की आयु में रिटायरमेंट हो जाते हैं, ये हमको बताना है। 65 साल, 66 साल, 67 साल या 70 साल? सही आंसर है साथियों 65 साल। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 साल की उम्र में ये रिटायरमेंट हो जाती है। इनके कब ये, इनके लिए न्यूनतम उम्र निर्धारित नहीं की गई है। अगर एक बार ये क्या बन जाते हैं, न्यायाधीश बन जाते हैं, तो जैसे ही 65 साल के होंगे तभी जाकर के रिटायरमेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, भारत में वर्तमान में भारत के उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? बताइए, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 23, 24, 25 या 26? सही आंसर हो जाएगा साथियों 25। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 उच्च न्यायालय हैं। 25वें नंबर का जो उच्च न्यायालय है साथियों वो है आंध्र प्रदेश का अमरावती उच्च न्यायालय। ठीक है, आंध्र प्रदेश का अमरावती जो उच्च न्यायालय है वो सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय है, 25वें नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? बताइए, इनकी नियुक्ति कौन करता है? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हुआ और उसमें अन्य न्यायाधीश होते हैं। अभी वर्तमान में 33 जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके सहित 33 वहाँ पर न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो उनकी नियुक्ति कौन करता है ये हमको बताना है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर राष्ट्रपति। ठीक है, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? मुंबई उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय या कोलकाता उच्च न्यायालय? भारत में सबसे पुराना है साथियों वो है कोलकाता उच्च न्यायालय। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है कोलकाता उच्च न्यायालय। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बताइए, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जेकानिया, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, न्यायाधीश भगवती या न्यायाधीश मेहर चंद? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा साथियों हीरालाल जेकानिया। हीरालाल जेकानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, मध्य प्रदेश के प्रथम जो उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। ठीक है, ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह एकमात्र ऐसे, ये आगे जाकर के मोहम्मद हिदायतुल्लाह आगे जाकर के सुप्रीम कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश बने थे। उन्होंने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने। ठीक है, ये वही क्वेश्चन आ गया है, इसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। हाँ, अब सही है। भारत के वह मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, जिन्होंने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं वो कौन हैं? बताइए वो कौन है, ये हमको बताना है। ये कितने नहीं है, इसको गलत समझना। तो हीरालाल जेकानिया, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, न्यायमूर्ति एम फारूक या न्यायाधीश भगवती? सही आंसर क्या है? भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है और उपराष्ट्रपति भी ये रहे हैं। हमको बताना है वो कौन है। सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह यहाँ पे सही आंसर है। इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति
और उपराष्ट्रपति के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मतदान करने की न्यूनतम उम्र कितनी है? बताइए, मतदान करने के लिए कितनी उम्र है? सही आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। ठीक है, वोट डालने की उम्र कितनी है? तो 18 वर्ष है। आगे बढ़ते हैं। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? बताइए, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य जो चुनाव आयुक्त होती हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ये है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? बताइए, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त की करेगा राष्ट्रपति, तो राज्य में कौन करेगा? राज्य में करेगा साथियों राज्यपाल। ठीक है, तो राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करेगा। क्वेश्चन नंबर 92, ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, इलेक्शन वोटिंग मशीन, इंसेसियल वोटिंग मशीन या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। बताइए सही आंसर क्या है? साथियों, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तो आपका सही आंसर है। ईवीएम का पूर्ण रूप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। क्वेश्चन नंबर 93, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? बताइए, भारत में जो चुनाव आयोग है उसकी स्थापना कब की गई थी? 25 फरवरी 1950, 26 नवंबर 1950, 15 अगस्त 1950 या फिर 26 जनवरी 1950। सही आंसर हो जाता है 26 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। इतना आपको याद रखना है। स्वतंत्र भारत का प्रथम चुनाव किस वर्ष संपन्न हुए थे? जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद जो लोकसभा के चुनाव हैं वो कब हुए थे, ये हमको बताना है। 1950 में, 1951 से 1952 तक, 1953 में या 1947 में। सही आंसर हो जाएगा 1951 से 52 में। ठीक है, 1951-52 में प्रथम आम चुनाव हुए थे। क्वेश्चन नंबर 95, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, ठीक है, यानी कि चुनाव आयुक्त को कौन हटा सकता है, ये हमको बताना है। मंत्रिपरिषद, संसद के दोनों सदस्य, सदन, राष्ट्रपति या भारत के मुख्य न्यायाधीश। सही आंसर हो जाएगा साथियों संसद के दोनों सदन। ठीक है, उनके विरुद्ध अगर ये पारित हो जाता है तो वो संसद के दोनों सदन मिलके इसको क्या करेंगे, उनको चुनाव अपने पद से हटा सकते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? बताइए, योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1947 में, 1948 में, 1949 में या 1950 में? तो साथियों, योजना आयोग की जो स्थापना है वो 15 मार्च 1950 को की गई थी। ठीक है, 15 मार्च 1950 को। ठीक है, और योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है साथियों? तो योजना आयोग का अध्यक्ष होता था प्रधानमंत्री। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 97, भारत की केंद्र सरकार द्वारा योजना आयोग को कब भंग कर दिया गया? ठीक है, ऑप्शन दिए 2000 में, 2010 में, 2014 में या 2020 में। सही आंसर हो जाएगा साथियों 2014 में योजना आयोग को भंग कर दिया गया है। अब योजना आयोग के स्थान पर बनने लगा है नीति आयोग। अब योजना आयोग का स्थान किसने ले लिया है? तो नीति आयोग ने ले लिया है। योजना आयोग और नीति आयोग दोनों के ही अध्यक्ष साथियों प्रधानमंत्री होते हैं। तो नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 2014 में इसको भंग किया गया था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे साथियों जब नीति आयोग बना था? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो उस समय जो इसके अध्यक्ष साथियों प्रधानमंत्री होते हैं, और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो नरेंद्र मोदी थे। ठीक है, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष, राष्ट्रीय विकास परिषद और योजना आयोग हो या नीति आयोग हो, तीनों के ही अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? बताइए, अरविंद पनगड़िया, सुमन बेरी, निर्मला सीतारमण या नरेंद्र मोदी? तो साथियों, निर्मला सीतारमण तो अभी वित्त मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। अगर नीति आयोग के उपाध्यक्ष पूछा जाए तो सुमन बेरी है। ठीक है, सुमन बेरी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है, मैं आपको 100 क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ, अगर आपको लग रहा है कि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सिलेक्टेड हैं, आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं, तो प्लीज़ क्लास को एक बार लाइक ज़रूर कर दें, सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिससे वो भी फ़ायदा ले सकें। और चैनल को दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली बार नोटा कब लागू किया गया था? देखिए, जो वोटिंग मशीन होती है ना, उस पर नोटा भी का चिन्ह आने लगा है, लेकिन नोटा कब से
लागू किया गया था, ये हमको बताना है। 2004 में, 2010 में, 2013 में या 2015 में? बताइए सही आंसर क्या है। तो नोटा का पहली बार जो उपयोग किया गया था साथियों, वो किया गया था 2013 में, जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। उस समय जो चुनाव हुए थे उस समय नोटा का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 102, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया था? बताइए, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1952 या 15 अगस्त 1959? सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय चिन्ह, ठीक है। जो अशोक स्तंभ है उस पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, वो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। और इसको जो अपनाया था वो जो 26 जनवरी 1950 को अपनाया था, जिस दिन संपूर्ण संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उसी दिन राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया था। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो पहला संशोधन 1950, 51, 55 या 58? पहला संशोधन किया गया था साथियों 1951 में, और इसके द्वारा 9वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष वाले सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा? ठीक है, बताइए किस संविधान संशोधन में ये बात की गई है कि राज्य का कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। 75वां, 86वां, 100वां या 73वां? 73वां संविधान संशोधन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायतों से संबंधित है, इसे आप याद रखें। और इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? तो 86वां। ठीक है, 86वां सही आंसर है।